ओके, सो आई अल्काइल हैलाइड के चैप्टर के जो एमसीक्यूज है उसकी आज डिस्कशन है। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने टेस्ट में तो इंक्लूड नहीं किए थे, बट यहाँ पर जो डिस्कशन है उस डिस्कशन के अंदर मैंने वो पॉइंट्स डाले हुए हैं, आपसे पूछेंगे भी और साथ साथ उसको डिस्कस भी करेंगे कि हो सकता है इस तरह से कि एमसीक्यूज भी आ जाए। सो okay, so first one, isopropyl chloride. Isopropyl chloride is, ये क्या वाला है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड? देखो, जब भी आइसो का लफ्ज आ जाता है ना तो हमारे जहन में ये स्ट्रक्चर आएगा ऐसे, कार्बन और यहाँ पर दो मिथाइल, यहाँ पर या तो H होगा, इसके साथ H होगा और फिर यहाँ समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ये है। अब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, उसमें इसी स्ट्रक्चर के साथ जो आपके सामने मैं लिखा, इसी स्ट्रक्चर के साथ क्या लिखा हुआ इधर, इधर Cl होगा। अब ये क्या चीज है? ये आपका डेफिनेटली सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, बिकॉज जो जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, उस कार्बन के साथ अगर आप देखें तो दो और कार्बन अटैच है, लिहाजा दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। So option B is correct. All of the following are correct about alkyl halides except. जीनत आज मेरे ख्याल में सेशन में नहीं है, राइट? All of the following are correct about alkyl halides except. alkyl halide के बारे में तमाम के तमाम स्टेटमेंट सही है, मां सिवाय उसका। कार्बन और हेलोजन के दरमियान पोलर बॉन्ड है, ये तो सही है। कार्बन और हेलोजन के दरमियान बॉन्ड पोलर है, हम पढ़ चुके हैं। अल्काइल हैलाइड कार्बन कंसिस्ट ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि हमने सुना था, हमने पढ़ा था कि वो sp3 हाइब्रिडाइज है। सो ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है अल्काइल हैलाइड के हवाले से, और यही हमसे पूछा जा रहा है, हमने इसका जवाब दे दिया। बाकी करेक्ट है। कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्काइल हैलाइड को आप अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अल्काइल हैलाइड के केस में बॉन्ड की पोलैरिटी और बॉन्ड एनर्जी, ये दोनों चीजें जो है वो रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, दोनों बॉन्ड पोलैरिटी और बॉन्ड एनर्जी। ठीक है। इसके बाद है थर्ड पे, अगर हम आ जाए, हेलोजन ऑफ द अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड। अल्काइल हैलाइड में जो हेलोजन है, ये वाला आर के साथ जो एक्स है, इसको हम क्या कहते हैं? ये सबस्ट्रेट है, या ये लिविंग ग्रुप है, या ये न्यूक्लियोफाइल है, या फिर ये ए एंड बी है, यानी सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप दोनों है, या लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों है। तो हमने देखा था कि हेलोजन ऑफ अल्काइल हैलाइड में जो एक्स है, ये वाला एक्स, ये निकल भी सकता है एज अ लिविंग ग्रुप। ठीक है, निकल सकता है, और ये आ भी सकता है। ठीक है, ये आ भी सकता है। Just wait a minute. Do something. ओके, देन थर्ड पर हम आ जाते हैं। हेलोजन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये ही तो चल रहा था, सॉरी। बात आप बता दें कि ये लिविंग ग्रुप भी है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल भी है, ये अटैक भी कर सकता है। सो यहाँ पर है आपका लिविंग ग्रुप एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, यानी बोथ बी एंड सी, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये दोनों है, बी एंड सी बोथ है। इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये तो बिल्कुल एक ऐसा एमसीक्यूज है जो बुकिश है, बुक टाइप का है, यानी जो स्टेटमेंट था वो उसी स्टेटमेंट को एमसीक्यूज बना लिया। तो मुझे बिल्कुल ऐसा याद है जैसे अभी अभी मैंने ये आपको पढ़ाया हो कि आयोडीन के बारे में सुना था। आयोडाइड आइन, आयोडाइड आइन is a good living group as well as a good nucleophile. आपको मैंने गुड लिविंग ग्रुप का डेफिनेशन मैंने लेक्चर के दौरान मैं आपको बता चुका हूं कि गुड लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है, कि जब एक बार निकल जाए तो वापस ना आ जाए, गुड लिविंग ग्रुप, तो वो आयोडीन है।
फिफ्थ में हम आ जाते हैं। इसमें तो एक ऑप्शन लगा दिया, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग टू फॉर्म कार्बोकेटाइन precedes the formation of new bond। प्रीसीड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड यानी नए बॉन्ड बनने से पहले बॉन्ड का टूट जाना ताकि कार्बोकेटाइन बन जाए। यानी सपोज ये आपका सी है, इसके साथ एक्स अटैच है, सी के आसपास यहाँ पर कुछ और भी ग्रुप्स हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक हो जाए, प्री सीड का मतलब है पहले 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 हो जाए, नया बॉन्ड अभी तक बना नहीं है, नया बॉन्ड बनने से पहले पहले बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। सो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रीसीड्स न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये देखें, कार्बोकेटाइन बन गया, इसका बॉन्ड टूट गया है, अभी तक नया बॉन्ड नहीं बना, यानी कोई और न्यूक्लियोफाइल अभी अटैच नहीं हुआ है। ये कब होता था कि जिसमें सबसे पहले पॉजिटिव आयन बन जाता था, कार्बोकेट आयन बन जाता था, फिर बाद में एक साथ नहीं, फिर बाद में कोई नया बॉन्ड उसके साथ आ जाता था। सो ये हमने सुना था SN1 में, जिसके दो स्टेप्स थे। SN1 में दो स्टेप्स थे। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बन जाता था, बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता था। सेकेंड स्टेप में जाके बॉन्ड नया बॉन्ड बन जाता था। ये SN1 में था, लेकिन SN2 में इस तरह के दो स्टेप्स नहीं थे। एक ही स्टेप के अंदर बॉन्ड टूट भी रहा था और बॉन्ड बन भी रहा था, ट्रांजिशन स्टेट दोनों हो सकता, ठीक है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कहां पे लाएंगे, SN1 मैकेनिज्म में लाएंगे। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चन है, दीज आर कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल MCQs। ये कॉन्सेप्चुअल है, जिसके लिए रटे की जरूरत नहीं है, जिसको हिफ्स करने की जरूरत नहीं है, बंदे को पता होगा कि ऐसा है, तो ज्यादा मेमोरी ज्यादा एनर्जी इस पर खर्च नहीं करेंगे। दीज आर हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब आगे भी इसी तरह से इसमें शामिल है। सो दिस इज SN1 मैकेनिज्म से था ये। व्हिच ऑफ द कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा स्टेबल है। अब इसमें अगर कोई स्टूडेंट उसको हिफ्स करके याद कर ले और तो वो भी इसको कर लेगा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसको कॉन्सेप्ट देख ले तो उसके लिए भी अच्छा है। तो कॉन्सेप्ट हम लोग इस पे जाके देख देंगे। इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें क्यों कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम लोग कोई भी बंदा इसको याद कर सकता है कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो हम लोग टर्शियरी कार्बोकेटाइन। ये बुक में हमने पढ़ा था कि जो ऐसा केटाइन जिसमें कार्बन के आसपास कार्बन प्लस का चार्ज हूं। अच्छा, आवाज तो ठीक आ रहा है। कोई जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, वो मुझे बता सकते हैं अगर आवाज क्लियर नहीं है तो। खाली मुझे बता दे कि यस नो आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, जो आवाज, जल्दी शाबाश। अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके फाइन, ठीक ठीक, फाइन फाइन, थैंक यू। जी, तो ऐसा कार्बन जिसके आसपास तीन और ग्रुप्स हों, टर्शरी कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, ये हमें पता है। इसको कोई बंदा याद भी तो कर सकता है। हाँ, मैंने सुना था सर से कि टर्शरी कार्बन मोर स्टेबल है। लेकिन अगर कोई आपसे इसकी रीजन पूछे ना, रीजन, तब जाकर ये कॉन्सेप्चुअल बन जाएगा, तब जाकर ये कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा। सो बाज क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बनाते हैं एमसीक्यू में, बाज जो है वो जैसा आपकी मेमोरी चेक करने के लिए। सो बहरहाल, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल है, वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी, अच्छा खासा वीडियो लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। अब मुझे एक चीज का एहसास हो गया कि ज्यादा हलवा बनाएंगे स्टूडेंट के लिए, उतने ही स्टूडेंट से जो है उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। तो ये जस्ट मेरा एक
एक्सपीरियंस हो गया अब चीजें। SN1 रिएक्शन इज, SN1 रिएक्शन इज, अब ये इज में क्या लिखा हुआ है, क्या है ये? SN1 यूनिमॉलिक्यूलर है और इसमें अगर 2 स्टेप्स मौजूद हैं, या ये यूनिमॉलिक्यूलर इसमें एक स्टेप है। तो इसको पढ़ते हुए हमने लेक्चर के दौरान ये कहा था कि जब आपको SN1 और SN2 में 1 नजर आ जाए ना, तो 1 से आपने स्टेप्स 2 करने। स्टेप 2 है SN1 में, SN2 में एक स्टेप होगा। तो SN1 में एक मॉलिक्यूल यूज होता है। किस स्टेप में यूज होता है? हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में रिएक्शन काइनेटिक्स में पढ़ा है कि जब रिएक्शन होते हैं उनमें से एक ही रिएक्शन के अंदर स्टेप्स होते हैं, एक ही रिएक्शन के अंदर स्टेप्स होते हैं। उनमें से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, कमजोर स्लोएस्ट स्टेप, उस स्लोएस्ट स्टेप में देखना पड़ेगा। अगर 3 मॉलिक्यूल्स उसमें रोल अदा कर रहे हैं तो फिर उसको कहेंगे कि 3 मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल्स है, हम कह रहे हैं 2 पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक है तो एक पे। तो जो SN1 रिएक्शन है, इसका इसके अंदर है 2 स्टेप्स। ठीक है, वो तो हमें पता है कि 2 स्टेप्स हैं, लेकिन इसका जो पहला स्टेप था वो स्लो स्टेप था। उस पहले स्टेप के अंदर एक मॉलिक्यूल यूज हो रहा था, इसीलिए इसको नाम दिया गया यूनिमॉलिक्यूलर एंड 2 स्टेप्स। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर SN2 में हमसे पूछा जा रहा है कि SN2 रिएक्शन है क्या? है SN2 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर एंड 2 स्टेप, यूनिमॉलिक्यूलर एंड 2 स्टेप। इससे तो पता चल जाएगा कि SN2, 2 जो लिखा हुआ है ना, SN2, इधर जो 1 और 2 होगा, इसका मतलब ये मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात हो रही है। इसमें 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं इसके स्लोएस्ट स्टेप में। जब स्लोएस्ट स्टेप में 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे होंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड एज SN2, और SN2 का एक सिंगल स्टेप था। सो लिहाजा उस एतबार से जिधर यूनि लिखा हुआ है उसको हम कैंसिल कर देंगे, यूनिमॉलिक्यूलर कैंसिल, यूनिमॉलिक्यूलर। अब सी और डी में बाई मॉलिक्यूलर बाई मॉलिक्यूलर है, तो अब बाई मॉलिक्यूलर इन 2 स्टेप गलत, बाई मॉलिक्यूलर इन 1 स्टेप ये सही होगा। राइट। अच्छा, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे, 9th पे। रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस इन, वो कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म है अल्काइल हैलाइड में जिसमें कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो जाता है? ठीक है, उल्टा नहीं होता उसका कॉन्फ़िगरेशन। सो SN1 है या SN2 है, या पार्शियल इन SN1 एंड फुल इन SN2, या पार्शियल इन SN2 एंड फुल इन SN1। सो इसको देखते हैं। आपको बताया गया था कि SN1 मैकेनिज्म में, सपोज ये हमारे पास ये पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता था SN1 में, और उसके बाद क्या था, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के लिए बैक साइड से, यहां से इस साइड से भी 50% चांसेस है, 100% चांसेस है कि ये यहां से भी आ जाए, और इक्वल चांसेस है कि वो राइट साइड, मतलब लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट राइट साइड, या आगे से या पीछे से। तो जितने चांसेस है न्यूक्लियोफाइल का आगे से अटैक करना, उतना ही चांसेस है कि ये पीछे से अटैक। अब आप मर्जी, अब आप बोले आगे पीछे, ये आपने कहा भाई ये मैंने शुरू में इसके साथ जो चीज अटैच था, सपोज शुरू में सी के साथ जो हेलोजन अटैच था वो यहाँ पर पीछे है, लेट्स सपोज दिस इज, यहाँ पर एक्स अटैच था पीछे। तो अब जो आप, वो तो अभी निकल गया है, वो तो एक्स तो चला गया, लिविंग ग्रुप था। तो अब न्यूक्लियोफाइल के लिए पीछे से अटैक करना और आगे से अटैक करना दोनों इक्वल है। तो इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल मतलब बैक साइड से अटैक करें, यानी जैसे जहां एक्स था पहले, अगर उस साइड से करें, तो यहाँ पर 50% ऐसे का प्रोडक्ट आएगा, 50% ऐसा प्रोडक्ट आएगा कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल उसकी तरह है जैसे पहले ग्रुप अटैच था, जैसे पहले हेलोजन अटैच था, उसकी तरह कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो ये तो रिटेन होगी ना, उल्टी उल्टी तो नहीं हुई।
हाँ, अगर अगर न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ से फ्रंट से अटैक करेगा, यानी जहां से लिविंग ग्रुप अटैच था उसके अपोजिट साइड पर अटैक करेगा, तो बहरहाल इसमें फिर कंफिगरेशन जो है वो उल्टी हो जाएगी। तो SN1 में जब हमने देखा था कि 50% इन्वर्ट हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ जो जो ग्रुप अटैच है वो अपोजिट सिम्प से होगा, लेकिन बाकी जो 50% है वो ऐसा होगा कि बिल्कुल ओरिजिनल मालिक्यूल के साथ जो एक्स है उस तरह होगा। सो SN1 में कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो सकती है। ठीक है, अगर आप इस 50% को देखो तो कॉन्फ़िगरेशन तो रिटेन हो रही है, अगर सारणी कम से कम थोड़ा तो रिटेन तो हो रहा है। SN2 में हमने क्या देखा था? SN2 में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था, सपोज अगर मैं यहाँ पर वो देखूं, तो SN2 चूंकि एक ही स्टेप में हो रहा था, SN2 में जो था यहां से पहले से एक्स तो अटैच था। अब आपका न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि जहां लिविंग ग्रुप अटैच है उसके अपोजिट से बना, उसके लिए तो बस यही चांस है, क्योंकि कार्बन के एक साइड पर तो एक्स अटैच है, तो इसको अपोजिट सिम्थ में ही आना पड़ेगा। लिहाजा SN2 में जितना प्रोडक्ट बनेगा सारे के सारा प्रोडक्ट उल्टा हो गया होगा, यानी जिस तरह शुरू में रिएक्टेंट था, जब शुरू में हैलोजन अटैच था, उसका उलट होगा, तो पूरा का पूरा जो है इन्वर्ट हुआ होगा। तो अब हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस इन, रिटेंशन किस में होती है? तो वो SN1 में होती है, SN2 में नहीं है। अब पार्शियल इन SN1 मतलब अगर पार्शियल हो जाए एंड फुल इन SN2, फिर ये भी तो नहीं हो सकता है। SN2 में कहां पर फुल रिटेंशन हो रहा था, वो तो फुल इन्वर्जन है। और पार्शियल इन SN2, अगर आप यहाँ पर SN2 के लिए पार्शियल बोलेंगे तो ये भी तो गलत हुआ, क्योंकि SN2 में तो सारा का सारा उल्टा हो जाता है। सो दैट इज व्हाई SN1 मैकेनिज्म इज द राइट ऑप्शन। हाँ, वो एक अलग बात थी कि अगर एक अनस्टेबल कार्बोकेटाइन हो, फिर वो क्या, वो जो आती वो एक अलग से हमने बताया था कि SN1 में अगर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल हो तो कुछ और रीजन वहां पर हमने वो लाया था, वो भी आगे आ जाएगा इंशाल्लाह। इन SN1 मैकेनिज्म, if the carbonium ion is unstable, अच्छा देखो आगे फॉर्म आगे, in SN1 mechanism if the carbonium ion is unstable then, कार्बोनियम का मतलब आयन अनस्टेबल का मतलब ये है कि सपोज यहां पर और यहां पर और यहां पर पहले से मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। Suppose this is one CH3, this is another CH3 and this is another CH3, सपोज करते हैं। अब यहां पर अटैच है आपका, इस साइड पर आपका X अटैच है। अब ये जा रहा है, ठीक है। SN1 के केस में देखते हैं, SN1 में सबसे पहले X चला जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छा, X को मैं रिमूव कर लेता हूं, चलो ये X यहां से रिमूव हो गया, रिमूव, ओके। तो क्या हुआ कि X के रिमूव होने से कार्बोकेटाइन बन गया C+। अब डू यू नो अनस्टेबल का मतलब यहां पर क्या, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन का मतलब ये कि वो जो X था वो वापस आने के चांसेस है उसके, यानी अभी वो गया नहीं है, तो X अभी यहां पर ही आसपास घूम रहा है, कभी अटैच होता कभी रिमूव होता, कभी अटैच कभी रिमूव। अनस्टेबल तो का मतलब ही तो ये है। अगर ये स्टेबल होता ना तो एक्स कभी यहाँ पर एक्स चला जाता, बस बाय गुड बाय कहता है, कार्बन पे अकेले रहता। सो अब चूंकि कार्बन का ये वाला जो साइड है जिधर एक्स अटैच है, चलो अगर मैं इसको फ्रंट साइड बोलूं, फ्रंट, चलो ये हमारे मॉलिक्यूल का फ्रंट साइड है जिधर एक्स अटैच है। आमतौर पर SN1 में हमने देखा था कि जो न्यूक्लियोफाइल है, SN1 के अंदर हमने जो देखा था न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, मैंने आपको बताया था ना कि इसके चांसेस है कि ये पीछे से ये पीछे से इस कार्बन पर और आगे से
इक्वल चांसेस है। ये बात कब थी? जब स्टेबल कार्बोकेटाइन। जब अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होगा फिर तो आपका जो लिविंग ग्रुप है वो तो सामने पड़ा हुआ है, वो तो उसको कहेगा कि भाई जान माजरत, मैं अब आपको फ्रंट साइड से आपको इजाजत नहीं देता हूँ, फ्रंट साइड से मैं खुद ही हूं ना। तो आपको यहाँ फ्रंट साइड पे अटैक करने की जरूरत नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल ने मजबूर होकर के बैक साइड से अटैक करना होगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो 50-50 की बात हमने सुनी थी SN1 में, 50-50, 50 ओरिजिनल 50 उल्टा, एक किस्म का रेसिमाइजेशन नाम ने रेसिमिक मिक्सचर बन जाते थे ना। एक ही बीकर है, उसके अंदर 50% एक कॉन्फ़िगरेशन है, 50% दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है, एक ओरिजिनल है एक उल्टा है। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब, तो SN1 में तो ये बनने वाला था। SN1 में तो रेसिमिक मिक्सचर बनता था जब स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब जब कार्बन आयन स्टेबल नहीं है, 50-50% चांसेस नहीं है क्योंकि आगे से तो छोड़ नहीं रहा, तो न्यूक्लियोफाइल चांसेस रहे कि वो पीछे से जाकर अटैक करे। तो बहुत कम आगे से अटैक करेगा, बहुत कम, ये नहीं कि बिल्कुल आएगा ना। अब कम हो जाएगा, अब ये 50-50 वाला रेशियो कम हो जाएगा। अब ये रेशियो इस तरह बनेगा, हो सकता है यहाँ पे 20% हो और बाकी जो इन्वर्टेड है, जो उल्टी है, वो 80% आ जाए। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये एक फुल रेसिमाइजेशन नहीं है, ये पार्शियल रेसिमाइजेशन है। रेसिमाइजेशन के लिए 50% और 50% का होना लाजमी है। अब एक तरफ 20% है, एक तरफ 80% है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्यों एक तरफ 20% है तो एक तरफ 80। वो ये है कि फ्रंट साइड से 20% इसलिए है क्योंकि फ्रंट साइड से तो लिविंग ग्रुप पहले से अटैच है, अभी भी फुली उसने अपने आप को रिमूव नहीं किया हुआ है, वो अनस्टेबल, उसी की वजह से तो कार्बोकेटाइन ही अनस्टेबल है। सो दैट इज वाई कि बहुत कम न्यूक्लियोफाइल जो है फ्रंट साइड से आएंगे, ज्यादा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आएंगे। तो दिस वाज सुपर डुपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सुपर इन सुपर कॉन्सेप्चुअल के बारे में। तो इस पे रटे की कोई गुंजाइश ही नहीं है, रटे वाले यहाँ पर फंस जाएंगे। सो द अटैक इज ग्रेटर फ्रॉम द साइड। अब क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन ए, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ग्रेटर फ्रॉम द साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, यानी जिधर से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसी तरफ से अटैक बहुत ज्यादा है, तो गलत है। अटैक तो मुश्किल है। द अटैक ऑन ईदर साइड इज इक्वल, ये भी तो गलत है। इस तरह के केस में इक्वल तो नहीं हुआ अटैक, न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से तो इक्वल अटैक नहीं कर रहा, सो लिहाजा ये भी गलत है। सी, द अटैक इज ग्रेटर फ्रॉम द साइड अपोजिट ऑफ द लिविंग ग्रुप, जिधर से लिविंग ग्रुप अटैच है उसके अपोजिट में, यानी पीछे से। यहाँ पे इसका मतलब ये पीछे से, यानी पीछे से जो है वो अटैक ग्रेटर है। हाँ, यहाँ तक हम सही है, यहाँ तक तो ठीक है। द अटैक इज ग्रेटर फ्रॉम द अपोजिट, फ्रॉम द साइड अपोजिट ऑफ द लिविंग ग्रुप, यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, रिजल्टिंग इन फुल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इधर काम खराब हो गया, फुल इन्वर्जन तो नहीं होगा, ये तो गलत है। फुल इन्वर्जन तो नहीं होगा, फुल इन्वर्जन मतलब कि दोनों तरफ 50-50 आ जाए। लिहाजा हम डी ऑप्शन पे चले जाएंगे, उधर चेक करते हैं। द अटैक इज ग्रेटर फ्रॉम द साइड अपोजिट टू दैट ऑफ लिविंग ग्रुप, वो तो वही बात है कि जिस साइड से लिविंग ग्रुप अटैच है उसकी अपोजिट सिम पे तो अटैक ज्यादा होगा। ओके, इससे रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इन पार्शियल इन्वर्जन, हमें इन्वर्जन पार्शियल मिलेगा, यानी 20% एक होगा, 80% दूसरा होगा। 20% उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होगा, कम कम परसेंटेज ओरिजिनल होगा और ज्यादा परसेंटेज में उल्टी वाली कॉन्फ़िगरेशन। इसको बोलते हैं पार्शियल रेसिमाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? partial racemization. So this is the correct option. The correct statement about transition state is, transition state के बारे में correct statement हमारे पास क्या है? The it can be seen in SN1 and E2 mechanism, इसको आप दोनों में आप देख सकते हैं। ये तो गलत है। ट्रांजिशन स्टेट हमने आपको याद सिर्फ SN2 में हमने सुना, ठीक है। सो लिहाजा ये गलत है। A bond breaking and bond making takes place one after another, यानी
बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का जोड़ना एक दूसरे के बाद होता है, यानी पहले बॉन्ड टूटता है फिर बॉन्ड बनता है। ये तो SN1 में हमने सुना था। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट तो SN2 के बारे में था। तो SN2 में तो दोनों साथ साथ हो रहे थे, लिहाजा ये ऑप्शन भी हम लोग गलत कर लेंगे। इट कैन बी सीन इन SN1 ओनली। ये आप सिर्फ SN1 में आपको नजर आ गया, तो बिल्कुल फुल गलत है। SN1 में तो ये है ही नहीं। तो अब आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि ये तो SN2 में होगा, वो ऑप्शन मैंने डाला ही नहीं है। अब मैंने आगे क्या डाला है, बॉन्ड ब्रेकिंग। SN2 की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग एक साथ हो रहा है। तो बजाय कि मैं SN2 लिखता, मैंने ये बात, सो दिस इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, इसका बकाया जाए तो